दोस्तों, हम अपनी पूरी जिंदगी भाग दौड़ में बिता देते हैं। सुबह अलार्म बजने से लेकर रात होने तक काम में लगे रहते हैं। ये सब तामझाम इसलिए ताकि हम और हमारा परिवार एक बेहतर जीवन जी सके। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, जब आपकी ये भाग दौड़ की डेली रूटीन थम जाएगी तब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में आपके पास केवल दो रास्ते बचेंगे। पहला रास्ता अपने गुजारे के लिए अपने बच्चों पर डिपेंड होना, और दूसरा रास्ता अपने गुजारे के लिए अपने ही रिटायरमेंट फंड पर डिपेंड होना। तो इन दोनों में से अगर आप पहला रास्ता चुनते हैं, अपने बच्चों पर डिपेंड होना, तो यहाँ पर कई सारे इफेक्ट आपको देखने पड़ सकते हैं। तो ऐसा करने से सबसे पहला इफेक्ट आएगा आपके बच्चों के करियर और ग्रोथ में बाधा आना। तो जब भी किसी युवा को अपने माता पिता के खर्चों को उठाना पड़ता है, तो उस समय वो युवा अपने करियर में आने वाले बड़े जोखिमों को उठाने से डरता है। तो ऐसे में अगर उसके पास कोई बड़ा अवसर है जिसके लिए उसे घर से दूर जाना पड़ेगा, या फिर कोई वो स्टार्टअप करना चाहता है, तो ऐसे खर्चों के बोझ तले दबे होने के चलते वो कोई भी नया डिसीजन लेने से डरेगा, क्योंकि उसे एक फिक्स एक्सपेंस तो निकालना ही पड़ेगा हर महीने अपने माँ बाप के खर्चों के लिए। और दूसरा इफेक्ट हो सकता है सैंडविच जनरेशन का दबाव। तो बच्चे अक्सर सैंडविच जनरेशन बन जाते हैं। एक तरफ तो उन्हें अपने माँ बाप के खर्चों के लिए पैसा इकट्ठा करना है, और दूसरी तरफ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें प्लानिंग करके चलनी है। तो एक सैंडविच की तरह दोनों तरफ से वो खर्चों से दब जाते हैं, और जब वो दो जनरेशन का बोझ एक साथ उठाते हैं, तो उस समय उनकी जो मेंटल हेल्थ है एंड मैरिड लाइफ है वो काफी तनावपूर्ण हो जाती है। और तीसरा इफेक्ट हो सकता है रिश्तों में भावनात्मक तनाव और कड़वाहट। तो भले ही बच्चे अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन जब घर में लंबे समय तक आर्थिक तंगी की लगातार बातें होती रहती हैं, तो इससे एक तनावपूर्ण माहौल बनता है। तो जब पैसे की वजह से रोज खर्चे पूरे करने की बातें होती हैं, बहस होती है कि बिजली का बिल आ गया कौन भरेगा, ये खर्चा आ गया, फलाना खर्चा आ गया, तो इस तनावपूर्ण माहौल के चलते बच्चों का जो अपने माँ बाप के प्रति प्रेम बना होता है, वो धीरे धीरे मजबूरी के बोझ में बदलने लग जाता है। और जहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण इफेक्ट होता है बच्चों का अपनी सेविंग और रिटायरमेंट पर असर। तो यहाँ पर बच्चे लगातार जब अपने माँ बाप की देखभाल के लिए, उनके खर्चों के लिए पैसा जुटाते हैं, तो ऐसा करते करते वो अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए, खुद के फ्यूचर के लिए पैसा नहीं जोड़ पाते, कोई भी प्लानिंग नहीं कर पाते। तो ऐसा करने से आप एक चक्रव्यूह क्रिएट करते हैं, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें आप अपने खर्चों के लिए अपने बच्चों पर बोझ डाल देते हैं, और आपके बच्चे आपका खर्चा चलाने के चलते अपने लिए फंड नहीं जुटा पाते, और उनको फिर से डिपेंड होना पड़ता है अपने बच्चों पर अपने खर्चे पूरे करने के लिए। तो इस तरह की लूप में वो फंस जाते हैं, जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल है, और ये चक्रव्यूह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। पांचवा इफेक्ट हो सकता है मेडिकल इमरजेंसी का डर। तो बुढ़ापे में जो बीमारियां हैं वो अक्सर अचानक से आती हैं, और ऐसे में अगर आपके पास मेडिकल फंड नहीं है, इमरजेंसी फंड नहीं है, तो जो हॉस्पिटल्स के बड़े बिल्स हैं वो आपके बच्चों को कर्ज के जाल में फंसा सकते हैं, और ऐसा जाल जो उनका क्रेडिट स्कोर भी खराब कर सकता है, उनका नया घर लेने का सपना भी अधूरा रह सकता है, और उनकी जो हायर एजुकेशन के लिए एक्सपेक्टेशन है उस पर भी इफेक्ट डाल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने बात की कि अगर आप अपने खर्चों के लिए अपने बच्चों पर डिपेंड हो जाते हैं, तो आपके बच्चों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अभी हम बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, कि अपने खर्चों के लिए अगर आप खुद का रिटायरमेंट फंड बना लेते हैं, तो इस रिटायरमेंट फंड के आगे क्या बेनिफिट हो सकते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छा रिटायरमेंट फंड है, इससे आपको केवल पैसा नहीं मिलता बल्कि समय मिलता है। एक ऐसा समय जो आप बिना किसी परेशानी के अपने पोते पोतियों के साथ, अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं। और अब आपको जी बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा कि महीना खत्म होने पर एक्सपेंसेस कहां से पूरे होंगे, बिजली का बिल कौन देगा, इस बात की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आप अपने घर के बुजुर्ग नहीं बनते बल्कि एक आधार स्तंभ बनते हैं, जिस पर आपके घर की नींव टिकी है। और अगर आप आज के जमाने में पेरेंट्स के तौर पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर चलते हैं, तो ये केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके बच्चों के लिए भी सबसे बड़ा उपहार होगा। तो ऐसे में आपके बच्चों को फाइनेंशियली इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं होगी कि हमें अपना खर्चा भी चलाना है और अपने माँ बाप को भी खर्चा देना है। तो वो आसानी से अपनी ग्रोथ के लिए बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली कैलकुलेशन करके देखते हैं। अगर आपकी एज है 40 साल की, और आपके परिवार में आपके माता पिता हैं, एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं, तो ऐसी कंडीशन अगर हम मान के चलते हैं, तो आपका जो महीने का खर्चा है वो तकरीबन 50,000 का हो सकता है, जिसमें से जो 30,000 है वो तो आपका मंथली एक्सपेंसेस हो गया, और जो 20,000 है वो आपकी बच्चों की एजुकेशन का खर्चा हो गया। तो ये तो हमने आज की बात कर ली जब आपकी एज है 40 साल की। लेकिन जब आप रिटायर होंगे 60 साल की एज में,
तो आज से 20 साल बाद आपके बच्चे भी बड़े हो चुके होंगे, काम भी करने लग जाएंगे, तो वहां जाकर आपके बच्चों का खर्चा और उनकी एजुकेशन का खर्चा तो हट जाएगा। तो आपका मंथली खर्चा उस समय होगा 25,000 पे। तो वहां जाकर आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो थोड़े बढ़ सकते हैं। तो हम 25,000 की बजाय 30,000 महीने का खर्चा मान के चलते हैं। तो ये जो 30,000 महीना है जी हमने आज 2026 के हिसाब से मान के चला है, लेकिन अगर हमें साल 2046 में आज से 20 साल बाद अमाउंट निकालनी है तो उसमें हर साल महंगाई दर भी ऐड करनी होगी, जो कि इंडिया की 7% है। तो महंगाई दर जोड़ने के बाद जो आज का 30,000 है वो आज से 20 साल बाद साल 2046 में बन जाएगा 1,08,000 के करीब। और अगर हम एक साल का लगा के देखें तो ये बन जाता है 13 लाख के करीब। तो 13 लाख के सालाना खर्चों को पूरा करने के लिए हमारे पास जो फंड होना चाहिए वो इससे 25 गुना ज्यादा होना चाहिए, ताकि ये लंबे समय तक चल सके। तो 13 लाख को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल के आता है 3,25,00,000 रुपए, जो राशि हमें आज से 20 साल बाद रिटायरमेंट फंड के रूप में चाहिए होगी। तो हमें इतना फंड इसलिए चाहिए होगा ताकि हमारे आगे के 40 साल आराम से निकल जाएं। तो आपने ज्यादातर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा कि वो 80 साल की एज लिमिट मान के चलते हैं, लेकिन हमने जहां 100 साल की एज लिमिट मान के चला है, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो 80 साल के हैं, कोई 85, 90 साल से भी ऊपर के हमने बुजुर्ग देखे हैं और वो भले चंगे देखे हैं। तो आपने भी ऐसे बहुत सारे 80 साल या इससे ऊपर की एज के काफी बुजुर्ग देखे होंगे। तो इसलिए हमने 100 साल की एज लिमिट मान के चली है। तो अगर हमें आज से 20 साल बाद 3,25,00,000 का रिटायरमेंट फंड चाहिए तो इसे प्राप्त करने के लिए हर महीने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करके चलना होगा। तो यहाँ पर आपको हर महीने 22,000 की अमाउंट से निवेश करना स्टार्ट करना होगा और इस निवेश राशि को आपको हर साल 7% इंक्रीज करना है। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि इंडिया की महंगाई दर सालाना 7% की है और आपकी सैलरी भी हर साल 7% बढ़ जाती है। तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा कि हर साल अपने मंथली इन्वेस्टमेंट में 7% इंक्रीज करना। जैसे पहले साल आपने 22,000 महीना से शुरू किया और अगले साल इसमें 7% इंक्रीज कर दिया, यानी पहले साल 22,000 और अगले साल ये बन गया 23,500 रुपए। और हो सकता है आप में से कई लोगों को 22,000 महीना निवेश करना ज्यादा लग रहा हो, तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट ना जाए। और अभी हम बात करेंगे कि ये राशि हमने किस प्रकार से कैलकुलेट की है। तो यहाँ पर हमने सालाना एवरेज ग्रोथ 12% की मान के चली है। तो यहाँ तक हमने रिटायरमेंट फंड के लिए अमाउंट की तो बात कर ली, लेकिन इस अमाउंट को प्राप्त करने के लिए हमें निवेश कहाँ करना है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, जहां पर हमें 12% तक के ऑन एन एवरेज एनुअल रिटर्न मिल सके। तो यहाँ पर हमारे पास दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सबसे पहला है इक्विटी का, जिसमें निफ्टी एंड सेंसेक्स है। निफ्टी और सेंसेक्स हमारे इंडिया की मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके 20 सालों के अगर आप ऑन एन एवरेज रिटर्न देखोगे 2005 से लेकर 2025 तक के, तो ये निकल के आते हैं 12% के करीब। तो ये तो हो गए इंडेक्स के रिटर्न। लेकिन अगर हम एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उनके पिछले 20 सालों के ऑन एन एवरेज रिटर्न देखने को मिले हैं 15-16% के। और इसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन जो कि गोल्ड एंड सिल्वर का है। तो गोल्ड एंड सिल्वर की भी हिस्ट्री रही है पिछले 20 सालों के अगर आप रिटर्न उठा के देखते हो 2005 से लेकर 2025 तक के, तो ये ऑन एन एवरेज 15-16% के रहे हैं। तो हम अपना रिटायरमेंट पोर्टफोलियो कुछ इस प्रकार से बना के चल सकते हैं, जिसमें 50% तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यानी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हो गए और इसके बाद जो 35% है वो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में हो गया या ईटीएफ्स में हो गया और इसके बाद 15% आता है सिल्वर म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ में निवेश करके चला जा सकता है। तो इस प्रकार से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के चलना एक सही नीति हो सकती है। और अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट होगी और इन्वेस्टमेंट के बाद जो अमाउंट है वो किस तरह से आगे रिप्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की बात करें तो जी 22,000 महीना से शुरू होगी और 7% का इसमें हर साल स्टेप अप करा जाएगा और 12% के हम सालाना एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलेंगे। और यहाँ पर 20 सालों का टेन्योर मान के चलेंगे। आज आपकी 40 साल की एज है और 60 साल तक रिटायरमेंट होने तक। तो 22,000 महीना के हिसाब से आपने पहले साल 2,64,000 जमा किया और आपकी जो धन राशि है वो 2,81,000 की बन गई। और इसके बाद दूसरे साल आपने 2,82,000 जमा किया और धन राशि 6,15,000 की बन गई। और पांचवें साल ये राशि 20,23,000 की बन गई और 10 साल होने पर 64 लाख बन गया और यहाँ पर 15 साल पूरे होने पर ये राशि 1,52,00,000 के करीब बन गई।
और ऐसे लगातार निवेश करते करते 20 साल पूरे होने पर जो एस्टिमेटेड अमाउंट तकरीबन 3 करोड़ 25 लाख की दिखाई दे रही है। तो यहाँ तक तो हमने 20 साल लगातार निवेश करने की बात की है, लेकिन जब रिटायरमेंट का समय आ गया तो हमारे पास राशि एकत्रित हो गई 3 करोड़ 25 लाख की, और हमारा जो मंथली खर्चा है आज 30,000 रुपए का, वो 20 साल बाद होगा 1,08,000 के करीब। तो रिटायरमेंट होने के बाद भी जो सालाना महंगाई है वो भी 7% से बढ़ती जाएगी, तो हमारा जो खर्चों के लिए निकालने वाला पैसा है उसको भी हम 7% बढ़ा के निकालेंगे, और 12% के हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चले हैं। और जहां 40 साल का हमने टेन्योर ऐड किया है, यानी कि 60 साल की एज में आप रिटायर हुए और अगले 100 साल की एज तक का हमने टेन्योर मान के चला है। तो यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद पहले साल आपने 13 लाख की राशि निकाली अपने सालाना खर्चों के लिए, और आपकी जो 3 करोड़ 25 लाख की राशि थी वो कम होने की बजाय 3 करोड़ 50 लाख की बन गई। तो जी राशि कम होने की बजाय बढ़ कैसे गई, आइए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सालाना रिटर्न मिलता है 12% के हिसाब से, लेकिन हम अपने टोटल फंड का निकालते हैं सिर्फ 4%। तो इस वजह से जो राशि है वो कम होने की बजाय आगे इंक्रीमेंट होती जाती है। और दूसरे साल आपने 7% बढ़ाकर 13 लाख की बजाय 13,93,000 रुपए निकाले, और यहाँ पर भी आपकी राशि कम होने की बजाय बढ़ गई, जो कि 3 करोड़ 50 लाख की थी, अब वो 3 करोड़ 77 लाख बन चुकी है। तो ऐसे ही 5 साल जब आप लगातार पैसा निकालोगे भी आपकी राशि 4 करोड़ 72 लाख की बन जाएगी। और 10 साल पूरे होने पर जब आप सालाना 23,93,000 रुपए निकाल रहे होंगे तब भी आपकी राशि कम होने की बजाय 6 करोड़ 93 लाख की बन जाएगी, तकरीबन 7 करोड़ की। और इसके बाद 15 साल बाद जब आप 33,57,000 निकाल रहे होंगे तब भी आपकी राशि 10 करोड़ 26 लाख की बन सकती है। 20 साल बाद जब आप सालाना 47 लाख निकाल रहे होंगे भी आपकी जो रिटायरमेंट फंड है उसकी अमाउंट 15 करोड़ 33 लाख की होगी। और इसके बाद जब आप 90 साल के हो जाओगे और 92 लाख रुपए सालाना निकालोगे अपने खर्चों के लिए, उस समय भी जो रिटायरमेंट फंड की राशि है वो 35 करोड़ 39 लाख की होगी। और ऐसे पैसा निकालते निकालते जब आपकी एज 100 साल की हो जाएगी तब आप सालाना निकाल रहे होंगे 1 करोड़ 82 लाख रुपए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, लेकिन आपका जो रिटायरमेंट फंड है वो कम होने की बजाय उसकी वैल्यू 85 करोड़ 88 लाख की बन सकती है। तो इस तरह से जी ऐसा रिटायरमेंट फंड है जो कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जाता है। देखिए हम तो यही दुआ करते हैं कि आप 100 साल के बाद भी एक अच्छा हेल्थी जीवन जिए और कई साल इस दुनिया में रहें, लेकिन भगवान ना करे अगर आप 100 साल के बाद इस दुनिया से चले जाते हैं तब भी आप अपने बच्चों के लिए 85 करोड़ का एक बड़ा फंड छोड़ के जाएंगे, जो उनके लिए भी एक बड़ा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का उपहार होगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो में बात की थी कि अगर आप 22,000 महीने का निवेश करके चलते हैं तो आज से 20 साल बाद आपको आज की वैल्यू का 30,000 मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपको 22,000 महीना ज्यादा लगता है तो आप 11,000 महीना भी निवेश करके चल सकते हैं। ऐसा निवेश करने से आपको आज की वैल्यू का 15,000 मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपको 11,000 भी ज्यादा लगता है तो आप 7,000 पे महीना निवेश करके चल सकते हैं। इससे आज से 20 साल बाद आपको आज की वैल्यू का 10,000 मिलता रहेगा। तो आप ऐसे मान के चलो अगर आपको रिटायरमेंट के बाद आज की वैल्यू का 10,000 भी मिलता है, उससे भी आपके बच्चों पर जो बोझ है वो काफी कम हो जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम तो 22,000 महीने का निवेश नहीं कर सकते तो हमें तो निवेश नहीं करना चाहिए। नहीं करने की बजाय आप जितनी अमाउंट निवेश कर सकते हैं उतनी निवेश करके चलना चाहिए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा होगा, तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करें। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती, और किसी भी म्यूचुअल फंड ETF की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। तो चलिए मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।